स्टूडेंट्स, दिस इज़ रजनी अरोड़ा एंड वेलकम टू लेवल अप अकेडमी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम क्लास 8th का सिविक्स का अपना फर्स्ट चैप्टर आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। पार्ट 1 हम कर चुके हैं, आज हम देखने वाले हैं पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में हमने क्या देखा था, पार्ट 1 में देखा था किस तरह से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं वो कैसे कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल हमने देखा था किस तरह से कई बार जो अथॉरिटी है वो अपनी अपनी पावर का मिसयूज़ कर सकती है। जैसे कि सुरेश एक मॉनिटर होता है क्लास का, तो वो जानबूझकर गलत नाम लगा देता है एक लड़के का, अनिल का, जो बिल्कुल शरारत नहीं करता, लेकिन अपनी टीचर को वो क्या कहता है सुरेश कि इस बच्चे ने बहुत शरारत की, जिसके कारण उसे अनिल को काफ़ी डांट पड़ती है। तो इस तरह से ये बताया गया है कि सोसाइटी के अंदर भी कई बार अथॉरिटी अपनी पावर का मिसयूज़ करती है, तो उसको कौन प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पर जो प्रोटेक्शन मिलता है वो कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोटेक्ट करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि वो सिर्फ इंडिविजुअल को ही कंट्रोल नहीं करता, इनफैक्ट वो स्टेट जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसको भी कंट्रोल करता है। ठीक है, तो अब हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर को, देखते हैं ज़रा। Another important function that a constitution plays in a democracy is to ensure that a dominant group doesn't use its power against other less power पीपल और ग्रुप्स। जो दूसरा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है वो ये कि डेमोक्रेसी इंश्योर करता है, मतलब ये इंश्योर करता है कि कोई एक मेजॉरिटी ग्रुप जो है माइनॉरिटी को किसी भी तरह से इफ़ेक्ट ना करे या उसके अगेंस्ट कुछ ऐसा ना करे जिससे माइनॉरिटी इफ़ेक्ट हो। तो उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन हमें जो है राइट्स प्रोवाइड करता है। द स्टोरी बोर्ड बिलो डेमोन्स्ट्रेट वन सच सिचुएशन इन क्लासरूम। अब इस क्लासरूम की सिचुएशन बताई गई है जिसमें ये एग्जाम्पल को, ये फंक्शन को अच्छे से एलोब्रेट किया गया है। गेम पीरियड है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ गर्ल्स हैं और कुछ बॉयज़ हैं। ठीक है, इस क्लास के अंदर जो गर्ल्स हैं उनकी जो वो माइनॉरिटी में है, मतलब वो दे आर लेस इन नंबर। ओके, और जो बॉयज़ हैं वो मेजॉरिटी में है, बट मेजॉरिटी में ज़्यादा है। तो गेम का पीरियड है, तो यहाँ पर लड़कियाँ बोल रही हैं कि उन्हें बास्केटबॉल खेलना है और लड़के बोल रहे हैं कि उन्हें क्रिकेट खेलना है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट चल रहा है। तो फाइनली वो अपने टीचर के पास जाते हैं। तो टीचर कहता है, टीचर क्या पूछता है कि जिसको क्रिकेट खेलना है हैंड रेस कीजिए। तो लड़के सारे जो बॉयज़ हैं वो हैंड रेस कर देते हैं, जिसके कारण जो माइनॉरिटी होती है जो बास्केटबॉल खेलना चाहती हैं गर्ल्स, वो उनको दबा दिया जाता है और उनका डिसीज़न जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो फाइनली टीचर भी यही डिसाइड करता है कि यहाँ पर क्रिकेट ही खेला जाएगा क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो क्रिकेट खेलना चाहती है। तो यहाँ पर आपने देखा किस तरह से मेजॉरिटी होने से माइनॉरिटी के डिसीजन को इफेक्ट होता है। तो इस तरह से सच अनहेल्दी सिचुएशन कैन अकर इन डेमोस्ट्रेट सोसाइटी टू। हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ के अंदर भी ऐसी सिचुएशन अकर होती है, ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर मेजॉरिटी जो है कॉन्टीन्यूसली अपने डिसीजन को इन्फोर्स कर देती है और कई बार माइनॉरिटी को एक्सक्लूड कर देती है, वहाँ से बाहर निकाल देती है एंड गो अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट, और माइनॉरिटी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट चली जाती है। एज द अबव स्टोरी बिट इलिस्ट्रेट, जैसे कि ऊपर का स्टोरी बोर्ड जो है वो दिखाता है, एवरी सोसाइटी इज प्रोन टू द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी। मतलब कि जो हर एक सोसाइटी है वहाँ पर मेजॉरिटी हमेशा टायरनी होता है, अत्याचार करना, वहाँ पर उनको हमेशा अत्याचार करती है उन पर। द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली कंटेन रूल्स दैट इंश्योर दैट माइनॉरिटी आर नॉट एक्सक्लूडेड। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें ऐसे रूल्स, ऐसे लॉज प्रोवाइड करता है जिसके कारण ये बताया जाता है कि माइनॉरिटी को किसी भी तरह से सोसाइटी से एक्सक्लूड, बाहर नहीं फेंका जाएगा, इनफैक्ट उसका भी उतना ही रोल होगा जितना कि मेजॉरिटी का होता है। अनदर रीजन वाई वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रिसाइजली टू प्रिवेंट दिस टायरनी और डोमिनेशन बाय द मेजॉरिटी ऑफ अ माइनॉरिटी। दूसरा रीज़न ये है कॉन्स्टिट्यूशन का कि हम जो है ये जो अत्याचार करते हैं मेजॉरिटी ग्रुप माइनॉरिटी पर, उसको उससे भी प्रोटेक्ट करती है कॉन्स्टिट्यूशन। दिस कैन रेफर्स टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अनदर। इसको ये हम कह सकते हैं कि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट, उसको प्रभाव डाल रही है या उसको एक्सक्लूड कर रही है। ये इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन भी हो सकता है। इंटर डोमिनेशन मीन्स मेंबर्स ऑफ वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर्स, मतलब इंटर में एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट कर रही है, और कई बार ये डोमिनेशन जो है वो इंटर कम्युनिटी भी होता है। जैसे
जैसे कि एक ही कम्युनिटी अपने ही जो कम्युनिटी के मेंबर्स को डोमिनेट करती है, दबाने की कोशिश करती है उनकी आवाज़ को। ठीक है, तो इस तरह से ये हमें बताया गया। क्या बताया गया इसके अंदर? दूसरा फंक्शन ये, पहला फंक्शन ये बताया कि जो अथॉरिटी है वो अपनी पावर का मिसयूज़ करती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उससे हमें सेफ गार्ड प्रोटेक्ट करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, और दूसरा ये बताया कि कई बार मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी को इफेक्ट करने की कोशिश करती है। देखो कई बार क्या होता है कि जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी के ट्रेडिशन, कल्चर को ख़त्म करने की कोशिश करती है। ठीक है, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है कल्चरल डाइवर्सिटी की। तो डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी, कि कल्चरल डाइवर्सिटी होनी चाहिए। तो इसलिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सेफगार्ड प्रोवाइड करता है माइनॉरिटी को भी, ताकि उनका कल्चर या वो लोग किसी तरह से इफेक्ट ना हो मेजॉरिटी के थ्रू। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट पेज देख लेते हैं ज़रा। ये देखिए, थर्ड सिग्निफिकेंट रीज़न वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब तीसरा इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है? इज़ टू सेव अस फ्रॉम आवर सेल्व्स, कि हमें खुद से बचाने के लिए। अब ये सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा कि खुद को खुद से बचाने के लिए कैसा कॉन्स्टिट्यूशन। दिस में साउंड स्ट्रेंज, बहुत अजीब लग रहा होगा, बट व्हाट इज़ मेंट बाय दिस? लेकिन इसका मतलब ये है दैट वी माइट एट टाइम्स, कई बार हम एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग, मतलब स्ट्रॉन्ग विचार आता है हमें अबाउट एन इशू, किसी भी इशू के बारे में, दैट माइट गो अगेंस्ट, जो विचार बहुत बड़ी जो पब्लिक है उसके अगेंस्ट जा सकता है। मतलब ये है कि एक पर्सन जो बहुत स्ट्रॉन्ग विचार रखता है, हो सकता है कि जो सामने वाली पब्लिक उसके बिल्कुल अगेंस्ट हो। ठीक है, तो वो अकेला पड़ जाए, तब भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको सेफगार्ड प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक सिचुएशन दिखाई गई है, शबनम। शबनम एक लड़की है जिसका जो है कल टेस्ट है, लेकिन उसके 2 लेसन रिवाइज करने के लिए रह गए हैं, और उसी टाइम पर उसका एक फेवरेट टीवी प्रोग्राम भी आ रहा है। अब शबनम जो है, शबनम के पेरेंट्स जो हैं वो टीवी देख रहे हैं, तो शबनम अब डबल माइंड हो रही है कि हाँ वो टीवी देखे या फिर वो अपने स्टडी करे। तो फाइनली क्या डिसाइड होता है कि जो पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि चलो ठीक है, आप, हम भी कोई टीवी नहीं देखेंगे, आप अपनी पेपर की तैयारी करो। तो जैसे वो पेपर की तैयारी करती है, नेक्स्ट डे जो वो एग्ज़ाम देने जाती है, तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है कि मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैंने पेपर की रिवीजन की और उसी 2 लेसन में से बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आज देखने को मिले। Similarly, the Constitution helps to protect us. Certain decisions that we might take that could have an adverse effect on the larger principles that the country believe in. इसी तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन हमें हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने में हमें खुद से ही, कि हम ऐसे डिसीजन लेते हैं वो जो शायद दैट वी माइट टेक दैट कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट, जो एक लार्जर प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट एक एडवर्स इफेक्ट, एक गलत प्रभाव डाल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ पॉसिबल दैट मैनी पीपल हु लिव इन अ डेमोक्रेसी, हो सकता है कि दैट पीपल हु लिव, जो कि डेमोक्रेसी में रहते हैं, माइट कम टू स्ट्रॉन्ग फील, कि उनको एक स्ट्रॉन्ग विचार आए दैट party policies politics has become so acrimonious that we need a strong dictator to set that right. इसमें यह बताया गया है कि जैसे कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रहते हैं जहाँ पर सभी को वोट डालने का राइट है, तो यहाँ पर हो सकता है कि हम कई बार बैठे और हम ये विचार करें कि ये जो लीडर्स हैं वो अच्छे से अपना वर्क नहीं कर रहे हैं, तो इनके ऊपर भी एक डिक्टेटर होना चाहिए जो इनको डिक्टेट करे। लेकिन अगर हम लॉन्ग रन की बात करें तो यहाँ पर हम ये नहीं सोच पाते कि ये भी तो हो सकता है जिस डिक्टेटर की हम बात कर रहे हैं, तो वो ही डिक्टेटर जो है वो अपनी अथॉरिटी चलाना शुरू कर दे, अपनी पावर का मिसयूज करना शुरू कर दे। इट डज नॉट allow for the easy overthrow of the provision that guarantee rights of citizen and protect their freedom, कि एक गुड कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी ये किसी को भी मनमाने ढंग से बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करने की परमिशन नहीं देता, और इसे आराम से किसी भी इजी वे से चेंज नहीं किया जा सकता। और ऐसे क्योंकि ये हमें सिटीजन्स के राइट्स को गारंटी करता है और प्रोटेक्ट करता है उनकी फ्रीडम को। फ्रॉम द अबव डिस्कशन यू विल अंडरस्टैंड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेमोक्रेटिक सोसाइटी, कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये चीज़ बताई गई है
कि गुड कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता, और ना ही ये ओवरथ्रो प्रोविज़न देता है कि आप ऐसे राइट्स को चेंज कर सकते हो जो कि सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स हैं, क्योंकि ये उनको फ्रीडम प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। बाय द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी की शुरुआत की बात कर रहे हैं, जब इंडियन नेशनल मूवमेंट चलाया गया था, बहुत एक्टिव था, और उस टाइम पर स्ट्रगल चल रहा था ब्रिटिश रूल से आज़ादी पाने के लिए, और काफ़ी दशकों तक। ड्यूरिंग द फ्रीडम के दौरान स्ट्रगल द नेशनलिस्ट, जो नेशनलिस्ट थे वो अपने माइंड में एक इमेजिनेशन, एक प्लानिंग कर चुके थे कि जब हमारा इंडिया फ्री होगा तो वो कैसा होगा, हमारा इंडिया फ्री कैसा होगा, मतलब हमारा इंडिया कैसा रहेगा। अंडर द ब्रिटिश दे हैड बीन फोर्स टू ओबे, ब्रिटिश के अंडर उनको क्या करना पड़ता था, उनके जो रूल्स थे, मनमाने रूल्स थे, उनको फोर्सफुली वो मनवाते थे, एंड हैड वेरी लिटिल रोल इन मेकिंग, और जो कि उन्होंने बहुत अच्छे से नहीं बनाए हुए थे। द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ अथॉरिटी एंड रूल अंडर द कॉलोनियल स्टेट कन्विंस्ड इंडियन दैट फ्री इंडिया शुड बी अ डेमोक्रेसी, मतलब जिस तरह से लॉन्ग अथॉरिटी कॉलोनियल रूल जो चला था उसके अंदर हमें बिल्कुल भी डेमोक्रेसी नहीं मिली थी, तभी हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर थे उनके माइंड में ये आ चुका था कि जब हमारा इंडिया फ्री होगा तब हम कैसा इंडिया होगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा, डेमोक्रेसी होगी, एंड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट, और ऐसी डेमोक्रेसी होगी जिसमें हर एक पर्सन को पार्टिसिपेट करने, गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने की परमिशन होगी। वट रिमेन टू बी, अब जो रह गया था वो ये था, देन वॉज टू वर्क आउट द वेज इन विच अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वुड बी सेटअप इन इंडिया एंड द रूल्स दैट वुड डिटरमाइन इट्स फंक्शन, कि किस तरह से सेटअप किया जाएगा और इसके फंक्शन क्या रहेंगे। दिस वॉज डन नॉट ओनली बाय वन पर्सन, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है ये सिर्फ एक पर्सन के द्वारा नहीं बनाया गया, इनफैक्ट एक ग्रुप ऑफ अराउंड 300 पीपल के अराउंड एक ग्रुप बना जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कहलाया, और 1946 के अंदर इन लोगों ने मिलकर काम किया, और फाइनली हु मेट पीरियोडिकली फॉर द 3 years, 3 years तक लगातार इसके ऊपर काम किया कॉन्टिन्यूसली, तब जाकर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ज़रा। तो अब दीज मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, अब ये जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के, इनके सामने बहुत बड़े बड़े ह्यूज टास्क थे, जिनके ऊपर बहुत बड़े बड़े मुद्दे थे जिन पर इनको डिस्कशन करना था। द कंट्री वॉज मेड ऑफ सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज़, सबसे पहला मुद्दा तो यही था कि कंट्री जो है वो अलग अलग कम्युनिटी से बनी हुई है, जो अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, जिनका कल्चर अलग अलग है। एंड ऑल्सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बीइंग रिटन, और जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, इंडिया वॉज गोइंग थ्रू कंसिडरेबल टर्मोइल, और इंडिया जो है वो बहुत बड़ी उथल पुथल से गुजर रहा था। द पार्टीशन ऑफ कंट्री, पार्टीशन जो था कंट्री का, इंडिया और पाकिस्तान, वो इमिनेंट मतलब बहुत नज़दीक था। सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट रिमेन अनडिसाइडेड अबाउट देयर फ्यूचर, जो प्रिंसली स्टेट थे जहाँ पर राजा रूल कर रहे थे वो भी अनडिसाइडेड थे कि उनको क्या करना है, फ्यूचर में कहाँ जाना है। एंड द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, जो हमारी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बिल्कुल ही ख़राब थी उस टाइम पर। ऑल ऑफ दीज इशू, ये सब इशू जो हैं वो बहुत प्लेड ऑन द माइंड, और जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के, उन सब के माइंड में घूम रहे थे जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया। दे रोज टू द ओकेजन एंड गेव अ कंट्री विजनरी डॉक्यूमेंट, फिर भी इन्होंने उस पर काम किया और हमें एक विजनरी डॉक्यूमेंट दिया जिसने रिफ्लेक्ट किया रिस्पेक्ट को फॉर मेंटेनिंग डाइवर्सिटी वेराइटी को बिल्कुल मेंटेन करके रखा, वाइल प्रिजर्विंग नेशनल यूनिटी, और जिसके अंदर नेशनल यूनिटी भी थी। द फाइनल डॉक्यूमेंट ऑल्सो रिफ्लेक्ट देयर कंसर्न फॉर इरेडिकेटिंग पॉवर्टी, इरेडिकेटिंग मतलब ख़त्म कर देना, और फाइनल डॉक्यूमेंट जो है वो रिफ्लेक्ट करता है कि इस चीज़ पर पूरा कंसर्न किया गया कि किस तरह से पॉवर्टी, गरीबी को ख़त्म किया जाएगा, और सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आएंगे, सुधार आएंगे, और एम्फेसाइज किया जाएगा क्रूशियल रोल द पीपल कैन प्ले इन चूजिंग द रिप्रेजेंटेटिव, कि लोग जो है वो गवर्नमेंट के अंदर पूरा पार्टिसिपेट करेंगे और अपने आप से ही रिप्रेजेंट जो इलेक्ट करेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव को। ठीक है,
अब जो नीचे दिया गया है वो कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे की फीचर्स हैं, जिसके अंदर यूनिटी, डाइवर्सिटी, सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये सब रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला जो की फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, देखिए सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है इसका आंसर हमें मिल गया। कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से रोल प्ले करता है, ये जो सिचुएशन देखी थी उन सब से। अब है की फीचर। की फीचर में सबसे पहला की फीचर है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला की फीचर है फेडरलिज्म। दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, कि इसका मतलब है जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया उसका की फीचर था कि हमारी जो गवर्नमेंट होगी देश की उसमें एक से ज़्यादा लेवल होंगे। इंडिया के अंदर हमारी जो गवर्नमेंट होगी उसमें कौन कौन से 3 लेवल हुए, स्टेट लेवल, सेंटर लेवल, पंचायती राज, 3 टायर्स जो थे गवर्नमेंट के वो बनाए गए, जैसा कि हमने क्लास 6 की बुक में भी पढ़ा है। वी लुक्ड एट द फंक्शनिंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन क्लास 7th, हम इसके फंक्शनिंग के बारे में क्लास 7th में पढ़ा। दिस ईयर वी विल रीड अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट। इस ईयर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। द वास्ट नंबर ऑफ द कम्युनिटीज इन इंडिया मेंट दैट अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नीडेड टू बी डिवाइज्ड दैट डिड नॉट इन्वॉल्व ओनली पर्सन सिटिंग इन द। अब जो मेन मोटिव था उनके माइंड में वो सिर्फ ये था कि जो ये 3 जो टायर्स बनाए गए थे वो किस लिए बनाए गए थे, ताकि जो हर एक चीज़ है, हर एक लेवल की जो प्रॉब्लम्स है उसको बड़े अच्छे से सॉल्व किया जा सके। ठीक है, क्योंकि उनको लग रहा था कि एक अथॉरिटी जो सेंटर में बैठी होगी वही इन चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाएगी। इंस्टेड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अनदर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, इसीलिए दूसरा लेवल भी चाहिए था गवर्नमेंट का, स्टेट, सो दैट डिसीजन कुड बी मेड फॉर द पर्टिकुलर एरिया, की एक पर्टिकुलर एरिया के लिए डिसीजंस लिए जा सके। वाइल ईच स्टेट इन इंडिया एंजॉयज ऑटोनॉमी इन एक्सरसाइजिंग पावर इन सर्टेन इशू, लेकिन ये भी डिसाइडेड था कि हर एक लेवल पर जो भी लेवल है, जैसे सेंटर लेवल है, स्टेट लेवल है या पंचायती राज है, वहाँ पर उनकी पावर को जो उनके सर्टेन इश्यूज़ हैं उनको फिक्स किया जाएगा कि वो कौन से इश्यूज़ पर बात करेंगे। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स लिस्ट दैट डिटेल्स द इशू, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो लिस्ट दी गई है, पूरे डिटेल्स दिए गए हैं उन इश्यूज़ के बारे में जो हर एक लेवल जो है गवर्नमेंट का वो अपने आप से सॉल्व करेंगे। द एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो स्पेसिफाइज विच वेयर ईच टायर ऑफ द गवर्नमेंट कैन गेट द मनी फ्रॉम द फॉर द वर्क। अब ये भी डिसाइडेड था कि कहाँ से वो मनी जो है उनके पास आएगी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अंडर फेडरलिज्म द स्टेट्स आर नॉट मेयरली एजेंट्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट बट ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। अब फेडरलिज्म के अंदर ये भी बताया गया जो स्टेट है वही सिर्फ एजेंट नहीं है फेडरल गवर्नमेंट का, दैट बट ड्रॉ देयर अथॉरिटी, अपनी अथॉरिटी भी ड्रॉ करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। ऑल पर्सन इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय लॉज, हर पर्सन जो है इंडिया के अंदर उनको गवर्न कैसे किया जाता है, लॉज और पॉलिसीज़ के द्वारा, जो कि हर लेवल की गवर्नमेंट जो है फिक्स करती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अब दूसरा जो रूल है वो क्या, दूसरा की फीचर है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि यहाँ की जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कौन इलेक्ट करेगा, वो पीपल इलेक्ट करेंगे। ठीक है, योर क्लास 7th बुक, जब 7th की बुक में देखा था तो हमने कांता की स्टोरी पढ़ी थी। कांता की स्टोरी के अंदर क्या देखा था कि इलेक्शन का दिन था तो सभी लोग जो हैं एक ही लाइन में खड़े थे, चाहे वो डोमेस्टिक वर्कर थे, चाहे वो टीचर थे, चाहे वो डॉक्टर, चाहे वो ट्रेडर, बिजनेसमैन, कोई भी थे, वो एक ही लाइन में खड़े थे वोट डालने के लिए। ठीक है, देखिए ज़रा नेक्स्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का गारंटी करता है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, जिसे हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी बोलते हैं। यूनिवर्सल मतलब सब, एडल्ट मतलब 18 ईयर्स से ऊपर, और सफरेज मीन्स राइट टू वोट। तो यहाँ पर क्या है, हर किसी को, हर सिटीजन्स को वोट देने का राइट है। व्हेन दे वर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर थे उन्होंने फील किया जो फ्रीडम स्ट्रगल हैड प्रिपेयर्ड द मासेस फॉर यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, कि यहाँ पर ये जो फ्रीडम है वो उनको मिलनी चाहिए ताकि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद से चूज़ कर सके, एंड दैट दिस वुड हेल्प एनकरेज अ डेमोक्रेटिक माइंड। और इसी से जब वो वोट डालने के लिए जाते हैं उनको इतनी डेमोक्रेसी मिलती है, तब उनका माइंड जो है वो सेट होता है कि वो अब ट्रेडिशनल कास्ट, क्लास, जेंडर हायरार्कीज, ऐसे ट्रेडिशन को वो ब्रेक कर चुके हैं। पहले क्या होता था कि कास्ट सिस्टम को लेकर, क्लास सिस्टम को और जेंडर हायरार्कीज होती थी, कि अब वो इन
पूरी प्रथाओं से, रूढ़िवादी प्रथाओं से दूर हो चुके हैं। दिस मीन्स दैट पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल। इसका मतलब है कि जो लोग हैं इंडिया के वो डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने में। ऑल्सो एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज सोशल बैकग्राउंड, चाहे कोई पर्सन किसी भी सोशल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, सभी को इलेक्शन में पार्टिसिपेट मीन्स वोट देने का राइट है। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल, और ये लोग जो हैं, लोगों ने, ये जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अकाउंटेबल होते हैं लोगों को, मतलब लोगों ने ही इन्हें चुना होता है। यू विल रीड मोर अबाउट, आप इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो थर्ड फीचर है। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब जो पावर है वो सेपरेट कर दी जाती है, अलग अलग डिवाइड कर दी जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारी गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं। सबसे पहला लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जो लेजिस्लेचर है वो क्या रेफर करता है, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिन्हें हम चूज करते हैं, इलेक्ट करते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेचर होते हैं। एग्जीक्यूटिव एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है लॉज बनाने के लिए भी और इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए, वह सरकार चलाने के लिए। जुडिशरी जो है आप पढ़ेंगे, यू विल रीड मोर इन यूनिट 3 के बारे में, 3 में पढ़ेंगे। रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट इन अ कंट्री, कि कोर्ट का जो सारा सिस्टम है दैट इज जुडिशरी। In order to prevent the misuse of the power by one branch of the government, the constitution says that each of these organs should exercise different power। कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को हर गवर्नमेंट को अच्छे से चलाने के लिए, देश को अच्छे से चलाने के लिए, और कोई भी अपनी पावर का मिसयूज ना कर सके, इसलिए अलग अलग ब्रांच जो है वो बनाई गई है, अलग अलग ऑर्गन्स बनाए गए हैं जो डिफरेंटली वर्क करते हैं और जिनकी पावर भी डिफरेंट होती है। थ्रू दिस ईच ऑर्गन एक्ट एज अ चेक ऑन द अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के एक ऑर्गन जो है वो दूसरे ऑर्गन पर चेक ऑन करता है। एंड दिस इंश्योर द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल 3। इस तरह से तीनों की पावर जो है वो बनी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे जरा। फोर्थ, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट के बारे में भी आज जानते हैं, एक बार देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट क्या है? द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट हैज़ ऑफन बीन रेफर टू एज द कॉन्साइज। कॉन्साइज मतलब इनर वॉइस, कॉन्साइज मतलब आत्मा। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, फंडामेंटल राइट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा कहा गया है। colonial rule had created a certain suspicious of the states in the minds of the nationalists, and they wanted to ensure that a set of written right would guard against the misuse of state power in independent India। जो कॉलोनियल रूल था जिसने बहुत इफ़ेक्ट किया, और उसी टाइम पर जो हमारे नेशनलिस्ट थे जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, तब उनका माइंड सेट हो चुका था कि जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा जाएगा तो वो इस तरह के गार्ड भी प्रोवाइड करेगा ताकि जो स्टेट है वो अपनी पावर का मिसयूज ना कर सके। फंडामेंटल राइट्स देयरफॉर प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। आर्बिट्रेरी होता है मनमाने ढंग से, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं लोगों के राइट्स को, ताकि जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो अपने मनमाने ढंग से किसी भी तरह का चेंजेस जो है उनके राइट्स के अंदर ना कर पाए। कॉन्स्टिट्यूशन दस गारंटी द राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट। मतलब वही बात है कि इसमें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक अकेले पर्सन को कंट्रोल नहीं करता, इनफैक्ट पूरी गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है। मोरेवर द वेरियस माइनॉरिटी कम्युनिटी ऑल्सो एक्सप्रेस द नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड राइट दैट वुड प्रोटेक्ट देयर ग्रुप। इससे ज़्यादा क्या है, जो वेरियस माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उन्होंने भी एक्सप्रेस किया कि हमें भी कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, हमारे राइट्स भी प्रोटेक्ट किए जाने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन देयर फॉर ऑल्सो गारंटी, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन उनके राइट्स को भी गारंटी करता है ताकि मेजॉरिटी जो है माइनॉरिटी के राइट्स को इफेक्ट ना करे। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा फंडामेंटल राइट्स देयर ऑब्जेक्ट टू फोल्ड, कि फंडामेंटल राइट्स के दो फोल्ड है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है, एवरी सिटीजन मस्ट बी इन द पोजीशन टू क्लेम दोज राइट्स, कि हर सिटीजन अपने राइट्स के लिए क्लेम कर सके। एंड सेकेंडली दीज राइट मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट हैज़ गोट द पावर टू मेक लॉज, कि उससे मतलब जो अथॉरिटी है वो किसी तरह से उनके राइट्स का मिसयूज ना कर सके। इन एडिशन टू फंडामेंटल राइट द कॉन्स्टिट्यूशन एज ऑल्सो हैज़ अ सेक्शन कॉल्ड डायरेक्टिव, कि फंडामेंटल राइट के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी बनाए गए स्टेट पॉलिसी के। दिस सेक्शन वाज डिजाइन्ड बाय द मेंबर, और ये सेक्शन भी जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर हैं उन्होंने तैयार किया, इंश्योर किया कि इनके अंदर सोशल इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स होंगे, सुधार होंगे, और वो एक तरह से गाइड का काम करेंगे इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए। ठीक है, जो लॉज और पॉलिसीज बनाएंगे जिसके कारण पॉवर्टी जो है वो रिड्यूस की जाएगी। ठीक है,
नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार। फिफ्थ फंडामेंटल राइट है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म मतलब अ सेकुलर स्टेट इज़ वन। सेकुलर स्टेट वन वो होगी जो किसी भी एक रिलीजन को ऑफिशियली प्रमोट नहीं करेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म को ज़्यादा आप प्रमोट कर रहे हो और किसी और धर्म को आप नीचा दिखा रहे हो, नहीं। सेकुलरिज्म का मतलब है कि हर रिलीजन जो होगा वो इक्वल इंपॉर्टेंस रखेगा, इक्वल ट्रीट किया जाएगा। यू नाउ अंडरस्टैंड द वेज इन विच अ कंट्री हिस्ट्री ऑफन डिटरमाइज द। तो अब आप समझ पाएंगे कि कंट्री की हिस्ट्री जो है वही डिटरमाइन करती है कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आउट द आइडियल्स दैट वी वुड लाइक ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री और अदर टू, इंक्लूडिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स दैट वी इलेक्ट टू रूलर्स। मतलब कि हर एक चीज़ इफेक्ट करती है कि किस तरह से जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इलेक्ट किया जा रहा है वो कैसे रूल करेगा। जस्ट लाइक इन अ गेम ऑफ फुटबॉल, कि एक फुटबॉल की गेम की तरह देखते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूटिव रूल चेंज होता है तो पूरी की पूरी गेम पर इफेक्ट पड़ता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इमेंडेड किया जाता है ओवर द ईयर्स टू रिफ्लेक्ट न्यू कंसर्न ऑफ द पॉलिटी, कि कैसी नए चीज़ें देखकर उसको भी इफेक्ट किया जाता है। ऑफन अ मेजर चेंज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अ चेंज इन द फंडामेंटल नेचर ऑफ द। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज करते हैं तो उसका मतलब है पूरी की पूरी कंट्री के फंडामेंटल नेचर को ही चेंज किया जा रहा है। वी सॉ दिस इन द केस ऑफ नेपाल। हमने नेपाल के केस में देखा था कि जब उन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और जब उन्होंने क्यों बनाया, क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहले कोई भी डेमोक्रेसी की बात नहीं की गई थी। डिफरेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइंड अबव involve complicated ideas that are often not easy to grasp. Don't worry too much about the moment in the rest of the book as well as higher classes you will। आगे की बुक में आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और भी ज़्यादा अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर कुछ राइट्स दिए हुए हैं। फंडामेंटल राइट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो फंडामेंटल राइट सबसे पहला है राइट टू इक्वलिटी, कि हर एक पर्सन इक्वल है, कानून के सामने सब समान है। दिस मीन्स दैट ऑल पर्सन शैल बी इक्वली, कि हर किसी को इक्वली प्रोटेक्शन मिलेगी कानून से। वो उसे किसी भी तरह से रिलीजन, कास्ट, जेंडर के बेसिस पर उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। हर एक पर्सन को इक्वल जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर जाने का, एसेस करने का पूरा राइट है, और इनको एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर भी किसी तरह से इनको इफ़ेक्ट नहीं किया जाएगा। राइट टू फ्रीडम, कि आपको अपनी बात बोलने का, एक्सप्रेस करने का बिल्कुल अच्छे से फ्रीली आप कहीं पर घूम सकते हैं, तो ये आपसे कोई राइट नहीं ले सकता। राइट टू फ्रीडम है आपको। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, कि फोर्स्ड लेबर नहीं हो सकती, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है ये जो इलीगल ट्रेड होता है ऑफ वुमेन और चिल्ड्रन वी कैन से। तो हम यहाँ पर, और 14 साल से जो छोटी उम्र के बच्चे हैं उनसे भी आप काम नहीं करवा सकते, तो एक्सप्लॉइट करने का राइट नहीं है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि आप किसी भी रिलीजन को चूज़ कर सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चर को आपके प्रोटेक्ट किया जाएगा, आपकी लिंग्विस्टिक, आपको रिलीजियस, आपकी जो माइनॉरिटी है उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा, एज वेल एज एजुकेशनल राइट ऑल्सो। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़, मतलब कि अगर आपको लगता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा रहा है तो आप इमीडिएटली अपने मतलब उसके बारे में आवाज़ उठा सकते हैं और कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आज हमने ये चैप्टर पार्ट 2 के अंदर कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसी क्लास का। थैंक यू।